प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार। प्रशांत जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप ये अपना अभियान जो जन स्वराज अभियान के द्वारा पदयात्रा है, ये आप कब से कर रहे 2 हैं? अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की है। जन स्वराज पदयात्रा जो चल रहा है वो 2 अक्टूबर 2022 से कंटिन्यूअस चल रहा है। लोकसभा चुनाव के समय कुछ समय के लिए इसको विराम किया गया था, लेकिन ये अभी कंटिन्यूअस चल रहा है और विधानसभा चुनाव के बाद भी ऐसा प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये चलता ही रहेगा। प्रशांत जी, जन स्वराज पदयात्रा का उद्देश्य क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को समझाएं। पहला उद्देश्य ये है कि गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुमने जाति पर वोट दे लिया, धर्म पर वोट दिया, विचारधारा पर वोट दिया, लालू जी के डर से भाजपा को दिया, भाजपा के डर से लालू जी को दिया, सबको जिता कर देख लिया। एक बार अब अपने लिए वोट करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, नेताओं के लिए, जाति के लिए, विचारधारा के लिए वोट न करके अपने बच्चों के लिए वोट करो। तो पदयात्रा का जो स्वरूप है, हर 2-2.5 किलोमीटर पर एक छोटी सभा हम लोग गांव में करते हैं, जहां लोगों को यही बात बताई जाती है। उनसे वोट नहीं मांगा जाता है, उनसे दल की चर्चा नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनको ये बताया जाता है कि अगर आप अपने जीवन में बदहाली से निकलना चाहते हैं, अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, तो एक बार जाति, धर्म, विचारधारा, नेता को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, समाज को बताना, जगाना, समझाना। दूसरा उद्देश्य ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, 50% से ज्यादा लोग बिहार में एक नया दल, नया विकल्प चाहते हैं, क्योंकि वो मजबूरी में, विकल्प के अभाव में भाजपा या राजद को वोट देते रहे। ऐसे लोगों को दल के विकल्प के अभाव में किसी गलत नेता को और दल को वोट न करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि एक यहाँ नया विकल्प बने। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि जो बिहार में बड़ी संख्या में लोग मजबूरी में, विकल्प के अभाव में वोट कर रहे हैं, ऐसे लोगों में से सही लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए और उनकी मदद की जाए, ताकि वो सब लोग मिलकर एक नया दल, नया विकल्प बना सके। ये पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, भैया दल बनेगा कि नहीं, कब बनेगा? इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। ये पदयात्रा का उद्देश्य में शामिल है दल बनाना। सिर्फ इतना फर्क है कि दल कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई जाति विशेष, कोई परिवार विशेष का व्यक्ति नहीं बनाएगा। बिहार के वो सारे लोग जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बने, वो सब लोग मिलकर दल बनाए। हमारी भूमिका उस सूत्रधार की है जो ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करे, उनकी मदद करे, ताकि वो दल बनाए और आगे की व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान कर सकें। पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि अगर लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, अगर एक नया बेहतर दल, अच्छे लोगों का दल बन भी जाए, तो भी बिहार में सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ की जमीनी समस्याओं को समझकर उसके निवारण का कोई रास्ता, उपाय न बनाया जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य यह है कि बिहार में जितने भी पंचायत हैं, 8,500 करीब पंचायत हैं, हर पंचायत का अगले 10 बरस की विकास का योजना बनाना। आप ये देख रहे हैं कि जो इतना समय हम लोग लगा रहे हैं पदयात्रा में, वो इसलिए नहीं कि चलने में इतना समय लग रहा है। जितना दिन हम लोग चलते हैं, उतना दिन करीब करीब वहां रुककर उन लोगों को चिन्हित करते हैं, उन समस्याओं को समझते हैं और हर पंचायत की एक योजना बनाते हैं। प्रशांत जी, बिहार की गरीबी, बदहाली, पिछड़ेपन का कारण आप क्या मानते हैं? आपका अनुभव, बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीति के क्षेत्र में, आपका लगभग 20 वर्षों का अनुभव रहा है, तो उस अनुभव के आधार पर ये बताइए कि इसका कारण क्या है? पिछले 20 वर्षों में जो हमने सामाजिक राजनीतिक जीवन में सीखा है, उसके आधार पर मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो पिछड़ापन है, गरीबी है, बदहाली है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कहीं न कहीं राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। चाहे वो जात के नाम पर बंधुआ मजदूरी है, या धर्म के नाम पर है, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने जो अनुभव किया है, ऐसा नहीं है कि लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ गरीबी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है। लोगों को अपनी परेशानियों के बारे में बखूबी जानकारी है। कैसे नहीं होगी? वो कष्ट भोग रहे हैं, तो उनको जानकारी है कि उनके इलाके की, उनके क्षेत्र की, उनके बच्चों के, उनके परिवार के लिए समस्या क्या है। उनको ये भी मालूम है कि ये समस्या क्यों है। उनको ये मालूम है कि जो यहाँ की सरकार है, जो नेता है, वो काम नहीं करते हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि बिहार के लोग किन आधारों पर अपने प्रतिनिधियों को वोट कर रहे हैं? पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में वोट मूलतः 4 ही मुद्दों पर पड़ा है।
पहला, एक बड़ी संख्या में लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, अपने स्वजातीय लोगों को। दूसरा, जो जाति से बच जाता है वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करता है। तीसरा, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने लालू जी का जंगल राज देखा है, तो उसने एक तरीके से यह तय किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, वापस लालू जी का राज नहीं आना चाहिए। तो उसको लालू जी के राज का डर इतना है कि जिन सांसदों को, विधायक को वो नहीं पसंद करता है, चुनाव के समय में लालटेन के डर से जाकर उसी को वोट करता है। और चौथा, यहाँ जो मुस्लिम तबका है जिसकी आबादी करीब करीब 18 से 20% है, मुसलमान जो है वो आंख बंद करके बंधुआ मजदूर बनकर लालटेन को पिछले 30-32 वर्षों से वोट कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो लालू जी को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि लालटेन ने, राजद ने उनके लिए कुछ काम किया है या मुसलमानों का कोई भलाई हो गया है। वो इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा को वोट कर नहीं सकता है और उसके पास दूसरा तीसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रशांत जी, पिछले 2 वर्षों के पदयात्रा के दौरान आपको बिहार की समस्याएं क्या दिखी? बिहार में क्या मुख्य समस्याएं हैं, आप हमारे दर्शकों से साझा करिए। देखिए, अभी तक जो 3 सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, वो हर जिले, हर पंचायत में अगर सबके समावेशित एक बयान देना हो तो बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। ये सर्वस्पर्शी है। सभी जाति, सभी वर्ग, सभी प्रखंड, सभी पंचायत, किसी भी जिला में जाइए, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिखा है। बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए इतनी बड़ी पदयात्रा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो बच्चा जानता है कि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार की, और इसके साथ ही बेरोजगारी भी चरम पर है, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी पदयात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी बात नहीं है। जब पदयात्रा किया तो पिछले 17 महीनों में 5000 से ज्यादा गांव में जाकर जो देखा, तो ये पता चला कि बेरोजगारी और पलायन की विकरालता क्या है, इसका सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे मान लीजिए कि पलायन को लेकर ऐसा लोगों का मानना है कि जो बिहार से गरीब लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में युवा और गरीब यहां से बाहर जाता है मजदूरी करने। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो मैंने पाया कि ये बात पूरी सच्चाई नहीं है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो बाहर पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, लेकिन जो यहाँ पर आर्थिक तौर पर समृद्ध परिवार हैं, उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, वो नौकरी और पढ़ाई के लिए। पलायन तो हर घर का बच्चा कर रहा है। गांव में अगर आप, हम लोग जब जाते हैं तो करीब करीब 40 से 50% युवा, चाहे वो मजदूरी करने के लिए बाहर गया है या नौकरी पढ़ाई के लिए बाहर गया है, बाहर तो सब गया है। दूसरा पता ये चला कि जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रभाव है, वहां पर ये पलायन का स्तर 70-80% भी हो सकता है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे मिलते हैं, नवयुवक नहीं मिलते हैं। इसका एक सामाजिक पहलू आप देखिए। बहुत लंबे समय से ये पलायन की वजह से लोगों के मन में, समाज में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे धूमिल पड़ गई है। जैसे पहले परिवार की परिकल्पना में लोगों की समझ थी कि पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता साथ में रहते हैं। अब शायद ही कोई ऐसा घर गांव में बचा है जहां ये 3 पीढ़ियों के लोग, पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप एक साथ रहते हैं। ऐसा कोई परिवार शायद ही मिलता है, क्योंकि पलायन इतनी बड़ी सच्चाई हो गई है जीवन की। लोगों ने मान लिया है कि जो जैसे लड़का 12 साल 15 साल का ज्यादा हुआ तो या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए वो बाहर ही जाएगा, और लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा असर यह है इतने लंबे समय तक पलायन का, कि लोगों को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। लोग हमें देखने आते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप 17 महीना से घर परिवार छोड़कर बाहर चल रहे हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनके घर के बच्चे, उनके घर के युवा सालों साल से उनको छोड़कर चले गए हैं, और साल में कभी 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन के लिए कोई छठ में, ईद में, शादी विवाह में घर आता है। बाकी समय पूरे जिंदगी, जब तक आप नवयुवक हैं, जब तक शरीर में आपके दम है, तब तक आपको बाहर ही रहना है। जब बूढ़े हो जाइएगा तो आप वापस आइएगा, और आपके घर में जो जवान लड़का है वो बाहर जाएगा फिर मजदूरी करने। तो इसका सिर्फ विकरालता, इसके सामाजिक पहलू, साथ साथ इसका जो आर्थिक पहलू है,
कई बार हम लोग बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं कि बिहार के लोग बिहार में काम नहीं करता है, दिल्ली बॉम्बे में जाकर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी बात नहीं है। 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन कर रहे हैं वो मजबूरी का पलायन है। ये लोग 12 से 15 हजार रुपया महीना वहां कमाते हैं और घर पर औसतन 6 से 8 हजार रुपया प्रति माह भेज पाते हैं। ये 6 से 8 हजार रुपया भेजने वाले लोग ये स्वेच्छा से नहीं गए हैं। संभव है कि पहली बार स्वेच्छा से गया हो, कोई एक बार घूमने के नजरिए से चला गया, लेकिन 2/3 से ज्यादा लोग जो पलायन किया है जिन लोगों ने, वो कहीं न कहीं आर्थिक सामाजिक मजबूरी से बाहर गए हैं। गांव में जब हम लोग पूछते हैं भाई क्यों गए हो, तो बताते हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा खाना नहीं खा सकते, वो मजबूरी में गए। तो कई बार जब लोग बताते हैं बाहर लोग गया है नौकरी करने, ऐसी बात नहीं, वो मजबूरी में लोग जा रहे हैं। यही हाल कमोबेश बेरोजगारी का है। हम लोग को लगता है कि जो गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो कम पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार है। बिहार में पिछले 18 महीने चलते हुए मैंने देखा कि जो गरीब है उसकी हालत तो फिर भी ठीक है, कम से कम कुछ मजदूरी कर सकता है। जो यहाँ पढ़ा लिखा या मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है, उनके लिए बेरोजगारी, उनके बच्चों के लिए बेरोजगारी उससे भी बड़ी समस्या है। जो 10, 20, 25, 50 बीघा खेत का मालिक है, कोई छोटा मोटा रोजगार व्यापार गांव में कर रहा है, वो लोग भी चल कर आते हैं और लिटरली हाथ जोड़ने को तैयार हैं कि भैया 20 हजार का नौकरी हमारे बच्चे को कहीं दिलवा दीजिए। नौकरी की इतनी यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी सबसे बड़ी समस्या दिखी।